अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब आपको आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। नया चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम चैप्टर 3 तक सारा पढ़ चुके हैं। 1, 2 और 3 सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट आपके ऑनलाइन मौजूद हैं। इसके अलावा हमने चैप्टर 0, जिसको हम बेसिक केमिस्ट्री कहते हैं, वो आपकी किताब का हिस्सा नहीं है। बेसिक केमिस्ट्री आपके चैप्टर नंबर 1 में ही शामिल है, लेकिन हमने अलग से पढ़ाया था। तो चैप्टर 0 उसको कहते हैं या बेसिक केमिस्ट्री कहते हैं। वो चैप्टर 0 भी हम पढ़ चुके हैं और उसके ऑनलाइन लेक्चर सरफरान के मौजूद हैं। वो आप लोगों ने वहां से जाके चैप्टर 0 खुद पढ़ना है। मैं अपने लेक्चर बाद में कभी मौका मिला तो रिकॉर्ड करके, लेकिन अपलोड तब भी नहीं करूंगा। वो आपके जो लेक्चर्स वहां पर मौजूद हैं, आपने वही वहां से सीखना है। तो अब तक आपके चैप्टर 0, 1, 2 और 3 टोटल, वैसे 4 वरना 3 चैप्टर्स आपके मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आपका यहाँ पर 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, वो सारे आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको रिवाइज करना है, याद करना है, और आपको वो आना चाहिए। ज़ाहिर है मैंने पढ़ाया है, आपने टेस्ट भी यहाँ पर दिए हैं, और उसके बावजूद अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो इसमें टोटल नुकसान सिर्फ आपका है। अब चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए पहले समझेंगे ये केमिकल बॉन्डिंग वर्ड जो है ये है क्या इटसेल्फ। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल का मतलब ये है कि आपके पास कंपाउंड्स होंगे। केमिकल्स आप लोगों ने देखे हुए हैं। इवन इस वक्त आपके जो भी चीज आपको नजर आ रही है वो कोई ना कोई केमिकल है। ये जो आपके इंक है इस मार्कर में, ये भी केमिकल है। जो भी मैटर है, आपका मैटर की डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती हो, जो जिसका आपका कोई ना कोई मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे आप मैटर कहते हैं। तो मैटर के अंदर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपने पढ़ा, एटम। ये सारी बेसिक केमिस्ट्री है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी मैटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। एटम्स को कंबाइन करने के तरीके होते हैं। एटम कंबाइन होता है या तो एक जैसे एटम्स मिलते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये आपका बनता है, आप एलिमेंट कहते हैं इनको। अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ही हम उनको कहते हैं, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन हो गए उनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। तो ये सारा बेसिक केमिस्ट्री में आपने चीजें पढ़ रखी है। अब अगर लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट ले लें, हाइड्रोजन लेट सपोज एक ले लें, दूसरा क्लोरीन ले लें, ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाएंगे। कुछ जगहों पर ट्रांसफर होता है, जैसे NaCl। लास्ट आपको ये मैंने एग्जांपल समझाई हुई थी पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर होता है, तो उसके बाद आपको ये NaCl बना के देगा और ये आपको HCl बना के देगा। ये NaCl नमक है जो आप खाते हैं, अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये HCl आपका एसिड है। एसिड आपके पास अक्सर, आप अगर फॉर एग्जांपल कपड़ों का रंग हटा रहे हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ये वाला HCl अगर आपके कोई पाइपलाइन में क्लॉग हो गया, यानी कि कोई चीज अटक गई है, उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। कभी आपके अगर सिंक में कोई चीज फंस जाए तो आप उसमें एसिड डाल के निकालते हैं। अब जो नमक है लेट सपोज, ये आपके पास कैसे आएगा? आप क्या करते हैं, आपके एक और सब्सटेंस है NaOH, ये कहलाता है बेस। एक सब्सटेंस अभी जो आपने एसिड HCl पढ़ा, HCl, ये एसिड है, ये बेस है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे आपको NaCl सॉल्ट और वाटर H2O बना के देंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ। एसिड है, पी नहीं सकते। बेस है, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी आप पी नहीं सकते। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं आपको सॉल्ट और वाटर बना के देता है। पानी के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। नमक के बगैर खाना फीका लगेगा, मजा नहीं आएगा खाना खाने में। अम्मी को बोलेंगे अम्मी खाने में मजा नहीं आ रहा, आज हो सकता है आपने नमक कम डाल दिया, और अगर ज्यादा डल जाए तब भी मसला है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीमारियां भी हो जाती हैं। ये भी हम इसको कंज्यूम करते हैं खाने के लिए। ये दोनों चीजें जो हमारे बेसिक असेंशियल फॉर लाइफ है, ये दोनों चीजें ऐसी जगह से आई हैं जहां से आप इन दोनों को कंज्यूम पहले नहीं कर सकते थे। तो ये इन्होंने किया क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपनी जगह सिर्फ चेंज की। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रो ऑक्साइड के पास आया। हाइड्रोजन को आपने कैटाइंस और एनाइंस याद कर रखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्लोरीन
इस सोडियम के पास आया, सिर्फ इन्होंने अपनी जगह चेंज की है और अपनी प्रॉपर्टीज बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दी। पहले ये आप अगर कंज्यूम करते, आप इसको खा लेते, तो आप हो सकता है कि आप यहाँ मुंह से डालते और यहाँ नीचे अलग से एसिड नीचे आ जाता और ये पूरी जगह गल जाती। और हो सकता है क्या डेफिनेटली आपने सीधा ऊपर चले जाना था। लेकिन वहीं पे बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सिंपली एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है, उसके बाद अब जो आपके पास एक नया सब्सटेंस बना, शुरू में वही है क्लोरीन और सोडियम, एटम चेंज नहीं हुआ, एटम की रीअरेंजमेंट होगी। पहले क्लोरीन हाइड्रोजन के पास था, अब सोडियम के पास चले गया। तो उसके बाद अब यहाँ पर ये नमक, आप वैसे भी दिल चाहता है कभी तो उंगली लगा के जुबान लगा सकते हैं और थोड़ा सा आपको मजा भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर एसिड में उंगली टच भी करते तो आपका हाथ जल जाता, उंगली जल जाती। तो ये काम आपने अब जो यहाँ पर सीखा है, अभी इसकी डिटेल में नहीं आ रहा ये हुआ क्या, ये कैसे होगा, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके पास जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना लाजमी है। शेयरिंग का मतलब आधा 50% आप देंगे, 50% मैं दूंगा, शेयरिंग कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सफर पे जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में लिए, तो किराया शेयर कर लेते हैं। या एक कमरे में अगर एक किराएदार रह रहा है और दूसरे ने भी रहना है, तो वो अपना किराया शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, किसी से आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं, बदले में आप उसे कंप्लीट पैसे देंगे, तो गाड़ी आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लें। वहां पर ट्रांसफर का वर्ड यूज होता है, वहां शेयरिंग का वर्ड यूज नहीं होता। तो यहाँ पर भी आपके पास सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, रहते ऑल दो दोनों साथ ही। जाहिर है आपने अगर किसी को अपनी गाड़ी बेची है, तो अब आपके पास उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल या उसका कोई और इन्फॉर्मेशन तो मौजूद होगी ना। उसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन आपस में साथ ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब ज्यादातर क्लोरीन के कब्जे में रहता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास शेयरिंग हो रही है, दोनों इक्वल ट्रांसफर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एक इसने दिया है क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ये शेयरिंग करके दिया है। अब अगर इन दोनों को अलग होना है तो ये आराम से अलग हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों जब अलग होंगे तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन के बगैर अलग होगा। हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन के बगैर अलग हो सकता है, लेकिन बदले में एनर्जी उसको कोई देने की जरूरत नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रखेगा तो एनर्जी ऑब्वियसली देगा। जब शेयरिंग कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये वापस भी ले सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। वो चीज और डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हुए, इलेक्ट्रॉन कैसे कंबाइन हुए, फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल लेता हूँ। चलें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्रॉस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन को। तो आपके सोडियम और क्लोरीन ने आपस में इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर ट्रांसफर करवाया है आपस में एक दूसरे के, या इस तरह कहें कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हो रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपके केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड फोर्सेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में कोई ना कोई। केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट लें, दूसरी जगह दूसरा मैग्नेट लें, यह आपके पास मैग्नेट है। अब जैसे ही मैं मैग्नेट करीब लेके जाऊंगा, कोई लोहे की चीज होगी, ऑटोमेटिकली उसके करीब आना शुरू हो जाएगी। तो उसी तरीके से आपका दूसरा एटम सोडियम फॉर एग्जाम्पल इस क्लोरीन के करीब आना शुरू होगा, और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बदले में जितनी एनर्जी देनी है उतनी एनर्जी दे देगा। इससे पहले चैप्टर 3 में ये सारी डेफिनेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, या आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन के रिस्पेक्टिवली बात हो रही है। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आपके किताब या नोट्स के ऊपर आ रहा हूँ। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू एटम्स, जो दोनों को आपस में करीब लेके आ रही है, बाइंड कर रही है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द एटम्स टुगेदर, जो दोनों एटम्स को आपस में बाइंड कर रही है, जोड़ रही है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कहते हैं केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जैसा आप अगर फॉर एग्जांपल ग्लू लगाते हैं, दो चीजें आपस में चिपक जाती हैं,
उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। या अगर फॉर एग्जाम्पल आपने दीवार में कलर करना है, तो जब आप कलर करते हैं, अब आप दीवार में से वो कलर अपने नाखूनों से भी खुरचने की कोशिश करें, नहीं उखड़ेगा। हाँ, हो सकता है पुराना हो जाए और ऑयल पेंट हो तो उखड़ जाए, अदरवाइज अब जो कलर हो रहे हैं वो नहीं आते बाहर। अब अगर आपका कोई भी कलर हो रहा है, वो कलर और जिस पे कलर किया जा रहा है उसकी सरफेस पे वापस में चिपक गए। आपने टेप लगाया किसी भी जगह पर, तो जिस भी चीज को चिपकाना था उस टेप को लगाने के बाद वो चीज वहां पर अगर चिपक गई है, तो वो एक बॉन्ड उन्होंने क्रिएट कर लिया। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो आपके पास यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, मैं किताब के हवाले से लेके चल रहा हूँ ना, आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर डेप्थ आ जाएगी। तो केमिकल हमें यहाँ पर बॉन्डिंग क्यों बनानी पड़ती है, पहले हम इस पे बात करते हैं। कि आपके पास केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत ही क्यों आई। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 8A तक के एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए तो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जितने भी हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अब मेरे पास जो एटम है कोई भी है हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे सोडियम वाली लाइन में कौन सा नोबल गैस मिलता है, आर्गन। आर्गन आपके पास सोडियम थर्ड पीरियड में मौजूद होता है, थर्ड पीरियड में आपके पास आर्गन भी मौजूद है। या वैसी कोई भी नोबल गैस ले लें, नोबल गैस में जितनी भी हैं, हीलियम से स्टार्ट होता है, हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर उसके बाद आर्गन है, और फिर उसके बाद आपके पास रेडॉन तक जाता है, ये जिनॉन है फिर रेडॉन है, यहाँ तक जाता है। तो बहरहाल आपके पास जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम की कोशिश होती है कि वो नोबल गैस की तरह बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी डॉक्टर को देखा होता है, जिसकी वजह से उसने सोचा होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। या कोई भी प्रोफेशन आप ले रहे हैं, इंजीनियर बनना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी आप ले लें, कोई भी प्रोफेशन उठा दें, लॉयर बनना है, आर्किटेक्चर बनना है, कुछ भी, आपने पहले उस इंसान को लाजमी देखा होगा या उस तरीके से उस एग्जाम्पल को कभी ना कभी सुना होगा। कुछ नहीं तो आपके पेरेंट्स ने आपके दिमाग में डाला होगा, उन्होंने किसी एग्जाम्पल ली होगी। तो पहली बात तो ये कि कोई रोल मॉडल होना लाजमी है। डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आपको डॉक्टर बनने के लिए पहले किसी डॉक्टर को एज अ रोल मॉडल मानना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी, अगर लेट सपोज आपको करोड़ों रुपए भी कमाने, तो पहले इतना विजुलाइज करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें करोड़ों रुपए कमा सके। हर चीज के लिए पहले इमेजिन करना पड़ेगा, कोई एक रोल मॉडल रखना पड़ेगा। तो जितने भी एटम्स हैं उन सबके लिए रोल मॉडल उनकी नोबल गैसेस हैं। हर ग्रुप का एटम चाहेगा नोबल गैस की तरह स्टेबल होना, क्योंकि नोबल गैसेस तो वो बिल्कुल टॉप क्लास इलीट क्लास लोग हैं ना। हर कोई इंसान, हर कोई एटम चाहेगा कि उसकी तरह बन जाए। चाहे उनके पास अभी कमी है, लेकिन वो मेहनत करेंगे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे और अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे। हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैसेस की तरह बन जाए। नोबल गैसेस में क्या फायदा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से जो एटम है वो स्टेबल होता है। और इस दुनिया में हर इंसान चाहता है वो स्टेबल हो जाए, तो स्टेबल होने के लिए वो मेहनत करता है। अब एटम की बात करते हैं। सोडियम यहाँ पर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम को देगा जिसको देने से उसका भी भला हो जाए और खुद भी उस इलेक्ट्रॉन से छुटकारा मिल जाए। तो क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा, क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाते हैं तो इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। अब जब वो स्टेबल हो गया क्लोरीन, उसकी बात अभी नहीं कर रहे, ये तो स्टेबल हो गया, नोबल गैस वाली स्टेट अचीव हो गई। सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन ऑल्दो निकाल दिया, लेकिन अंदर वाले जो शेल में है वहां तो 8 के इलेक्ट्रॉन्स पूरे ही है ना। के शेल में 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो पूरे ही है। तो आपका सोडियम भी कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्लोरीन के पास रहना है, सोडियम भी कंप्लीट है, उसका जो एल शेल है वो कंप्लीट है, एम शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्लोरीन के एम शेल भी कंप्लीट हो गया, यानी कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो अब दोनों नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर दो लोग आपस में फॉर एग्जांपल एक कमरा शेयर कर रहे हैं,
पहले एक अकेला कमरा शेयर कर रहा था, उसको महंगा पड़ रहा था, अब उसको कमरा मुनासिब पड़ रहा है। या किसी जगह पर पहुंचना है, एक ही गाड़ी में दो लोग एक ही रिक्शे पे जा रहे हैं, किराया देना है, एक के बाद पैसे कम हो गए तो दूसरा साथ में पैसे मिला लेता है। क्या होगा, दोनों को अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पहुंचना है पहुंच जाएंगे। वरना अगर अकेला कोई जाता रिक्शे पे और उसके पास पैसे नहीं होते किराए के, तो अनस्टेबिलिटी आती, हो सकता है बीच रास्ते में उतरना पड़ता या घर जाके पैसे मांगने पड़ते। अब क्या है, आप सुकून से जाएंगे, स्टेबिलिटी के साथ जाएंगे। तो आपके जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लें दैट इज ऑफ नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की तरह सबको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करनी है। ये सारे आपके रीजन है केमिकल बॉन्डिंग क्यों हम अपने करते हैं, या कोई भी एटम क्यों करता है। ये सारी बातें जो भी मैंने बताई आपके पास एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब रोल ऑफ केमिकल बॉन्ड इन केमिकल चेंजेस ये क्या है, यहाँ से मैं ऑनवर्ड आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया है कि आपके केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और हम क्यों केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। हमसे मुराद एटम क्यों केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, क्या फायदा होता है इनको केमिकल बॉन्ड बना के। यहाँ तक किसी को ही कंफ्यूज। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें, आज आप लोगों को मैं ये केमिकल बॉन्डिंग आगे से करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्ड क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, उसे हम केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्सेस कहते हैं। अब रीजन क्या था केमिकल बॉन्ड बनाने का, ये भी बताया कि सबको स्टेबल होना है जिंदगी में अपने। आप जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना अपने ऊपर टफ टाइम डाल रहे हैं, वो क्यों डाल रहे हैं, वजह उसकी इतनी सी है सिर्फ कि आपको अपनी लाइफ में आगे चल के स्टेबल होना है। इतनी मेहनत करने का कोई ना कोई तो आगे रीजन होना चाहिए ना। अगर आप परसेंटेज कोई हाई अचीव करना चाहते हैं, कोई किसी ऐसे फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो आप उस तरफ उस डायरेक्शन में जा ही क्यों रहे, आपने वो रास्ता पकड़ा ही क्यों है। वजह उसकी सिर्फ इतनी है कि आपको ऐसा लगता है कि उस जगह पर पहुंच के आप स्टेबल हो जाएंगे, आपकी जो आगे लाइफ है इन फ्यूचर वो प्रॉपर होगी, उसमें आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, जो भी आज आपकी ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। तो वो जो आप इमेजिन कर रहे हैं, वो जो आप ख्वाब देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो स्टेबल ग्राउंड्स हैं, उधर खड़े हो जाएंगे, उस जगह पर पहुंच जाएंगे, उस पोजीशन पे खड़े होंगे तो हम स्टेबल होंगे, ऐसा आपको लग रहा है। तो उसी तरीके से ये जो एटम्स हैं, इनको भी लगता है कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं, वो क्योंकि ज्यादातर सारे के सारे स्टेबल हैं, ज्यादातर क्या सारे ही स्टेबल हैं, तो हर एटम चाहता है उनकी तरह स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए क्या कंक्लूड उन्होंने किया, जितने भी एटम्स हैं उन्होंने कहा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल नियॉन की बात करता हूं, तो नियॉन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन भी 10 है, और आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो कंप्लीट है, यानी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, वो तो कंप्लीट होता ही है। आउटर मोस्ट शेल नियॉन का एल शेल होता है, ये भी कंप्लीट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, हमने दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी। हमने कहा के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। के शेल बीइंग द फर्स्ट शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है शेल के नंबर को, नंबर ऑफ शेल, और एस ऑर्बिटल है, इसके ऊपर पावर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एल शेल के अंदर एस ऑर्बिटल भी होता है और पी ऑर्बिटल भी होता है। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और क्योंकि एल शेल सेकंड शेल है, इन दोनों के साथ 2 लगता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ी हुई है। आर्गन की बात करूं, आर्गन के भी आउटर मोस्ट शेल उसका एम शेल होता है, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। 3s2 और 3p6 उसकी कन्फिग्रेशन होती है। अब यहाँ पर आपके पास एस ऑर्बिटल भी कंप्लीट है, पी ऑर्बिटल भी कंप्लीट है। चाहे आप नियॉन की बात करें, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है फॉर हीलियम, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है फॉर नियॉन, ये वाली होती है फॉर आर्गन। इसके बाद आपका क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, कोई और आता होगा इसके बाद, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सारे आपके नोबल गैसेस है। तो हीलियम भी कंप्लीट है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, इसका जो ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीट है। नियॉन भी कंप्लीट है, इसी तरीके से आर्गन भी कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट शेल। मकसद क्या है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना। अगर आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन कम होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी।
आपकी गाड़ी में पेट्रोल है तो आप स्टेबल हैं। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगी, आपके दिमाग में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आपका दिमाग हर वक्त यही सोचता रहेगा कि पेट्रोल कब खत्म हो और आपकी गाड़ी बंद हो जाए। ऐसा ना हो कि आप बीच रास्ते में गाड़ी को लेके परेशान खड़े हो। फॉर स्टेबिलिटी आप एहतियातन लॉन्ग रूट पे निकल रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं, अपने पास इजाफी पेट्रोल भर के रख लेते हैं। तो जब आप लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, अभी आपके पास ऑल दो जो पॉइंटर होता है, या अगर किसी गाड़ी में डिजिटल मीटर है लिखा हुआ है, तो गाड़ी में बेशक नजर आ रहा है कि अभी पेट्रोल है, 2 4 8 10 लीटर है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी टैंक फुल करवाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा जब हम लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं। लॉन्ग रूट का मतलब आप कराची से निकल के किसी भी पाकिस्तान के कोने पे जा रहे हैं, वो लॉन्ग रूट है। कराची के अंदर रहते हुए तो आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, लेकिन अगर कराची से लेट सपोज आपने इस्लामाबाद जाना है, कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो वहां पर आप जब जाएंगे तो जाहिर है बीच में पेट्रोल पंप इतने फ्रीक्वेंट नहीं मिलते। हम क्या करते हैं, एहतियातन पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन कभी अगर किसी ने पेरेंट्स के साथ या किसी के पेरेंट्स ने इस तरह से अपनी जर्नी की हो, बाय रोड निकले हो, तो उनके दिमाग में एक हर वक्त टेंशन रहती है जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कि एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस कॉन्फ़िगरेशन से आउट हो गया। अगर मैं जर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NS2 NP6, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल्स, और ये जो पावर्स हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। S और P ऑर्बिटल तो जाहिर है उसी से लिखेंगे, उसके ऊपर पावर इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हर एटम को ख्वाहिश है कि वो इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए। जैसा आपकी ख्वाहिश है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई भी फील्ड लेनी है, आपकी ख्वाहिश है आप ये बन जाए, तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये अचीव कर लेते हैं, यानी कोई डॉक्टर बन जाता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं होता, उसने अपना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपके पास एटम है। एटम के पास अब हम एग्जांपल लेते हैं किसी और की, पहले मैं पूरा एक सिस्टम समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम किताब पे आएंगे। इससे पहले है फ्लोरीन। फ्लोरीन इंतहाई ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों इंतहाई ज्यादा रिएक्टिव है? बेचारा एक नंबर से रह गया, एक नंबर मिलता तो 100 मार्क्स आ जाते। आप लोगों की क्लास में होता है ना, 100% नहीं आ रहा, आधा नंबर काट दिया, अब बैठ के परेशान हो गए, आधा नंबर मिल जाता या एक नंबर मिल जाता तो पूरे मार्क्स हो जाते। यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पर बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसको इतनी टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है। फिर सबको ये दिखाएगा जैसे आप दिखाते फिरते हैं, 20 में से 20 नंबर आ गए, 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। तो उसी तरीके से ये भी फिर खुशी खुशी सबको दिखाता फिरेगा, देखे मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स, पूरा शेल कंप्लीट हो गया। लेकिन कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे ये ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन का शेल बनाऊंगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आपको ऐसा एटम तलाश करना पड़ेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही हो सिर्फ। ये वैसे लाजमी नहीं है, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो उसमें से एक किसी को दे देगा, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसा एटम ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो देने के लिए। अब वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो लिथियम भी हो सकता है, या वो सोडियम भी हो सकता है। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो के शेल ही होता है, और के शेल में बेचारे के पास 2 आ सकते हैं, उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम भी 2 ही आ सकते हैं। ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो अब ये आपका हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जब इसके साथ अटैच हो गया तो क्योंकि इसके जो पास एक ही इलेक्ट्रॉन था वो इसने फ्लोरीन को दे दिया, और अपने पास जो एक इलेक्ट्रॉन इसका था वो अब 2 हो गए। कैसे? फ्लोरीन ने भी तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 हो गए, इसको भी 2 ही चाहिए थे। और यहां पर अगर बात करूं, इसको 8 चाहिए थे, इसके पास 8 हो गए। आपके लिए अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स खिलौना लाते हैं, वो आप भी उससे खेल रहे हैं,
आपका छोटा बहन भाई है वो उससे खेलना है, या आपके लिए कोई चीज लेके आते हैं, कपड़े पहनने के लिए लेके आते हैं, तो अगर आपके बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाई का साइज एक ही है, तो आप दोनों ही आपस में कपड़े शेयर कर रहे होते हैं। ये जो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे एटम्स के पास आता है। ये इन्होंने क्या किया, अपने अपने एटम्स, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाए। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था वो फ्लोरीन के पास भी आ गया, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी आ गया। इस बॉन्डिंग को हम आगे चल के पढ़ेंगे, कहलाता है ये कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये कहलाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जब भी आपस में दो अलग एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो पेयर कहलाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और टाइप आती है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मैं अब छोटा इसी को कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, और लिथियम के पास के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम को अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से एक उसके पास है, 7 की अभी कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन्स अभी इसको और चाहिए। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। क्लोरीन को दे देने का मतलब ट्रांसफर कर दिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑल्दो लिथियम के पास रहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के शेल में रिवॉल्व करेगा। वजह उसकी ये है कि इसने अब इलेक्ट्रॉन के बदले न्यूक्लियस से एनर्जी दे दी। पिछले वाले केस में एनर्जी नहीं मिली थी, मिली भी थी तो बहुत थोड़ी मिली थी। वो कहलाता था शेयरिंग। अब ये कहला रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को जब हम कहते हैं बन रहा होता है तो उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। आगे टॉपिक है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, ओवरव्यू चल रहा है अभी। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ये जो आपस में इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने दे दिए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कह रहे हैं। अब इसके बाद ना तो ये फ्लोरीन है ना ये हाइड्रोजन है, ये एक केमिकल कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन वाली है ना ही फ्लोरीन वाली है, ये डिफरेंट है। तो जब भी दो एटम, अब मैं आपकी किताब में आऊंगा, किताब के अंदर हमने पढ़ा कि आपके पास केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर हमने रीजन पता किया या मालूम किया, उसको समझा कि आपके पास जब भी कोई दो एटम या एक एटम भी इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वजह उसकी ये पता चली कि आपके पास हर एटम की ख्वाहिश है स्टेबल होना। स्टेबल किस तरीके से होना, ग्रुप 8A के एलिमेंट्स की तरह। ग्रुप 8A के एलिमेंट्स के तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इनको भी किसी तरीके से अपने आप को कंप्लीट करना है। अब अगर इसमें मिसाल लूं तो यहाँ पर लिथियम कंप्लीट है, ऑल्दो इसके आउटर मोस्ट शेल में कमी थी, लेकिन इसने जब दे दिया वो इलेक्ट्रॉन तो वो आपका शेल तो खाली हो गया। शेल खाली हो गया तो जो इनर मोस्ट शेल है यानी कि के शेल, वो तो कंप्लीट ही है। तो अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आप दवा खा लेते हैं, आपके सर में दर्द है, आप दवा खा लेते हैं, अब क्या दोबारा सर में दर्द होगा? नहीं होगा, दवा खा ली। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो दे दिया, सर दर्द खत्म हो गया। अब थोड़ी वो टेंशन लेता फिरेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, दे दिया, बदले में एनर्जी ले ली। दुकान वाले को पैसे दे के आते हैं, बदले में चीज मिलती है। अब क्या दिमाग में बार बार घुमाते रहते हैं उसी बात को कि मैंने पैसे दे दिए, मेरे 500 रुपये कम हो गए, मेरे 100 रुपये कम हो गए, 10 रुपए की चॉकलेट खा ली, उसका दुख लगा के बैठे। आपने एक चीज दी, उसके बदले में दूसरी चीज ले ली। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाता है तो अब आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो खत्म हो गया, जो उसका इनर शेल है वो तो कंप्लीट ही है। इनर शेल आपका हाइड्रोजन, अगर हम बात करें वो के शेल है, दो ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सबके पास के शेल तो कंप्लीट होता ही है। अगर लिथियम की भी बात करूं, लिथियम से लेके नियॉन तक देख लें, नियॉन का तो खैर एल शेल भी होता है, फ्लोरीन तक देख लें, इन सबके के शेल कंप्लीट है, यानी कि इनर शेल कंप्लीट ही होगा। बहरहाल किताब के ऊपर बात करें, किताब में आपके पास मैंने ये रीजन भी आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बता दिया था, एक दफा मैंने अभी भी बता दिया कि हमें स्टेबल ग्राउंड्स पे आना है, और स्टेबल हमारे सारे नोबल गैसेस हैं। अब उसके बाद आपका केमिकल बॉन्ड जो बनता है उसका क्या किरदार है केमिकल चेंजेस में। मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी कि मेरे पास अगर NaOH है बेस और एसिड है HCl,
ये रिएक्ट करके आपको NaCl प्लस वाटर बना के देता है। शुरू में आपके पास ये दोनों ही खाने के पीने के काबिल नहीं है, बाद में ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, पानी के बगैर तो आप मर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके एटम्स ने अपनी अपनी जगह चेंज की है, अपने अपने पोजीशंस रिप्लेस की हैं। तो आपके पास किसी भी केमिकल चेंजेस में, यानी कि केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में एटम अपनी पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन चेंज करता है तो बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, बॉन्ड चेंज हो जाता है। आपस में जो उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा था, पकड़ के रखा हुआ था, वो जब बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड बनते हैं, तो तब उसके बाद आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब भी एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, एटम, एटम एक जैसे बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, एलिमेंट। अगर मेरे पास जब भी एटम आपस में कंबाइन होंगे एक जैसे एलिमेंट बनाएंगे, और वो एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनाएगा। ये सब बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो जब भी एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये आपको कंपाउंड बना के देगा। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी अलग अलग एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिवली। यही आपकी बात यहाँ पर लिखी हुई है। जो केमिकल बॉन्ड बनेगा ये आपके डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है कंपाउंड में। अगर सेम एटम होंगे तब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होंगे तो तब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो आपके पास अलग टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, वो आगे चल के हमने डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। बहरहाल एलिमेंट जब कंपाउंड बना रहे हैं तब बॉन्ड बन रहा है। अब अगर वो टूटेगा, बॉन्ड टूट भी तो जाता है। आपने एक चीज चिपकाई थी, ग्लू लगाया था या समझ बॉन्ड आती है, उससे आपने लकड़ी का कोई टुकड़ा चिपकाया, एक वक्त आता है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अलोंग द टाइम, टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, वो जो बॉन्ड था वो वीक होता गया, या आपने हथौड़ी पकड़ के एक मार दिया उस लकड़ी के टुकड़े को, तब भी वो बॉन्ड टूट जाएगा, तब भी वो ग्लू से चिपकी हुई चीज निकल आएगी बाहर। तो यहाँ पर आपने बॉन्ड बनाना भी सीखना है, बॉन्ड कैसे टूटता है ये भी पता होना चाहिए। बहरहाल जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अब कंपाउंड डिकम्पोज होगा। कंपाउंड टूटेगा, डिकम्पोज मतलब टूटना। तो आपके जो जितने भी केमिकल ये कंपाउंड्स बनते हैं, पहले तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि ये मैंने बताया, केमिकल रिएक्शन होगा तो कंपाउंड्स चेंज हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट आपका है, जब भी आपका कंपाउंड केमिकल रिएक्शन पे जाएगा तो बॉन्ड बिटवीन द एटम्स आर अरेंज्ड। आपके जो बॉन्ड है ये अरेंज्ड होते हैं, आपके एटम्स अरेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका ये सोडियम कहीं और से आएगा और फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर पहले लिथियम था अब ये सोडियम बन गया, ऐसा नहीं होगा। सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। एटम का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने एक जुमला रटा हुआ है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था कि आपके पास अगर कभी कंपाउंड बन रहा है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होगी और जिसकी वजह से बॉन्ड्स आपके रीअरेंज होंगे। सेकंड हो गया। अगर मुझे अपने सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करना है, आगे इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे, तो आपका सोडियम अलग होगा, बेशक वो आयन हो, और क्लोरीन अलग होगा। तो हम अगर इसकी प्रॉपर केमिकल बैलेंस इक्वेशन कर लें तो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हुआ, ये कहलाता है डिकम्पोज होना। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब भी कोई एटम या कंपाउंड, एटम तो खैर नहीं, जब भी कोई कंपाउंड अपने अपने एटम में ब्रेक हो रहा है तो ये कहलाता है डिकम्पोज होना। इस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट आपका ये लिखा है कि जब भी आपका कंपाउंड डिकम्पोज होगा, जितने भी बॉन्ड थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बॉन्ड आपके जितने भी बने थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अभी इन दोनों के दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। अब सोडियम और क्लोरीन अलग हो गए, इनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। दो दोस्त आपस में दोस्ती में थे, तीसरा दोस्त बना, उसने एक दोस्त की बुराई की, वो दोस्ती टूट गई, बॉन्ड ब्रेक हो गया। फ्रेंडशिप इज ऑल्सो अ बॉन्ड, वो टूट गया। तो इसी तरीके से आपके एटम्स भी आते हैं। ये आएगा इसके पास, थोड़ा सा उसकी पार्टी कर देगा, थोड़ा सा खाना पिलाना कर देगा, थोड़ा सा उसको पैसे उधार में दे देगा जिससे वो ऐशी कर लेंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे। तो दो दोस्त तीसरे दोस्त को रिप्लेस कर देंगे और फिर उसके बाद
नई फ्रेंडशिप बन जाएगी, नए आपस में दोस्त बन जाएंगे। और आपके केमिकल रिएक्शंस में भी इसी तरीके से रीअरेंजमेंट होती है। बहरहाल रोल ऑफ केमिकल बॉन्ड हमें समझ आ गया, क्यों बनाना है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं या हमें क्यों बनाना पड़ता है, वजह उसकी बता दी। ये 3 पॉइंट्स याद करने। अब उसके बाद आपका है कि आपके जितने भी फॉर्मेशन हो रही है, ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं या मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उसका क्या सिस्टम है। तो जब भी मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा, दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसको आपने दिमाग में याद रखना है। फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाई जाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आगे डिटेल में ये सारा भी हमसे ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, कुछ लिखना नहीं है इस वक्त क्लास में, कोई आपस में आपका कुछ यहाँ पर लिखने वाला मसला नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ समझना है, आगे सारी चीजें प्रॉपर आपके किताब में यानी कि लेक्चर में आएंगी। दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दो टाइप ऑफ बॉन्ड बनते हैं, या उसके आप ये कह सकते हैं कि बॉन्ड जब बन रहा है तो दो फोर्सेस उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान, यानी कि मेरे पास ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसी तरीके का एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड कहीं मौजूद होगा, तीसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहीं मौजूद होगा। इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे आप कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स है ना, मॉलिक्यूल के दरमियान। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे आपका इंटरनेट होता है, जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा इंटरनेट और इंट्रानेट में फर्क क्या है। तो इंटरनेट क्या है आपके, उसी तरीके से यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। दूसरा जैसे इंट्रानेट होता है, कभी कंप्यूटर में पढ़ा हो नहीं भी पढ़ा तो आप उसको जाके डिटेल में गूगल पे पढ़ सकते हैं। इंट्रानेट की तरह आपके पास यहाँ पर होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरनेट क्या है, सब पूरी दुनिया एक आपस में कनेक्टेड है। इंट्रानेट क्या है, आपकी अपनी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आपका ऑफिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उस जगह के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये इदारा है, इस इदारे के हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ये कहलाता है इंट्रानेट। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट भी है, यानी कि पूरी दुनिया से भी हम कनेक्टेड हैं, वो कहलाता है इंटरनेट। तो मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है उसे कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बनाने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान क्रिएट हुई है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ पर आपके जो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, मॉलिक्यूल वो बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्ड जो है वो बेसिकली अ टाइप ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की बेसिस पे आपके ये एटम्स कंपाउंड बनाते हैं। तो जितने भी एटम्स आपस में कंपाउंड बना रहे हैं वो आपके जितने भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके थ्रू बना रहे हैं। बना क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल हैं। दोनों अनस्टेबल होने की वजह से आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे और फिर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना के देंगे। उस चीज को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपके जितने भी ये एटम आपस में ज्वाइन करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल जो बनता है वो कुछ रूल्स की बेसिस पे बनता है। रूल्स क्या है, सबसे पहला, रूल्स पे तो बाद में बात करूँ, अभी से समझा रहा हूँ। सबसे पहला, आपका एटम सबसे पहले अनस्टेबल होना चाहिए। अनस्टेबल होगा तो वो आगे जाके बॉन्ड बनाएगा। नंबर वन, अनस्टेबल हो गया। नंबर टू, क्या वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, अगर देगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब चाहे लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, तीसरी चीज आती है, क्या वो ट्रांसफर करेगा या शेयरिंग करेगा। ट्रांसफर करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड्स क्या है आगे डिटेल में पढ़ना है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फर्क क्या है, बेसिक सा। तो ये चीजें आप अपने सामने रखते हुए देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो एटम है वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो अब बात करें किताब पे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, एटम्स आपके जितने भी हैं डिफरेंट एलिमेंट के, ये आपस में कंबाइन होंगे। और जब कंबाइन होंगे तो एक रूल के मुताबिक कंबाइन होंगे, ऐसे ही थोड़ी हर एटम आपस में रिएक्ट करके कम्बिनेशन कर लेगा। अब जो आपका रूल है कम्बिनेशन का,
तो उसमें आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर दो एटम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ सकते हैं, एक अपने पास है, दूसरा वो किसी से ले सकता है या अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। हीलियम को जरूरत ही नहीं है, हीलियम के जो उसका आउटरमोस्ट शेल है ऑलरेडी फिल्ड है, तो हीलियम को जरूरत नहीं है, तो बचा सिर्फ एक। उस एक बेचारे के लिए हमने रूल बनाया, उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। जो हमारा हाइड्रोजन है, जब भी वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा या ट्रांसफर करेगा या इवन किसी से लेगा, वो आपका कहलाता है अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है? किसी भी एटम की टेंडेंसी, टेंडेंसी बेसिकली एबिलिटी को ही कहते हैं, लेकिन ये वर्ड आप एबिलिटी यानी रखेंगे, आपको टेंडेंसी ही रखना है। किसी भी एटम की टेंडेंसी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है अगर दो इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो कंप्लीट कर ले, या अपने पास इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने दो जो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं वो कंप्लीट कर ले। ये काम सिर्फ हाइड्रोजन में हो सकता है, हीलियम को जरूरत नहीं है इस चीज की। तो आपके पास डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल आता है। जिस तरह आपने लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, लॉ ऑफ ट्राइएट पढ़ा, उसी तरीके से यहाँ पर ट्राइएट तो तीन को कहते हैं, या डुप्लेट दो को कहते हैं, ऑक्टेट आठ को कहते हैं। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बकिया हैं उन सबको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू कंप्लीट देयर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस एबिलिटी को हम कहते हैं ऑक्टेट। और ये जो रूल हमने बनाया उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये आपके पास बहरहाल आगे है रूल्स फॉर केमिकल बॉन्ड के अंदर, ये बातें समझ आ गई कि आपके पास ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के मुताबिक आपके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आएंगे। जो हाइड्रोजन है उसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो दो ही रखेगा। हाइड्रोजन के अलावा बकिया जितने भी हैं वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में लेके आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही लेके आएंगे। कोई भी आपका एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट नहीं होगा। उसका आउटरमोस्ट शेल मैंने क्या बताया आपको, NH2NP6 चाहिए। N का मतलब नंबर ऑफ शेल, वो कोई भी हो सकता है, 7 शेल्स टोटल है, तो कोई भी हो सकता है। आपको ये कन्फिग्रेशन चाहिए तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पर अब या तो लूज करेगा कोई अपना एटम अपने इलेक्ट्रॉन को, या वो गेन करेगा, या वो शेयरिंग करेगा, जो भी है आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो बन जाते हैं। मॉलिक्यूल भी बनाना सिखा दिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एग्जांपल देके। आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो अब स्टेबल है, उससे पहले जो अलग अलग एटम था वो अनस्टेबल था। अलग अलग एटम अनस्टेबल होता है, या आपस में कंबाइन यूनाइट ही इसलिए होते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो गए तो अब ये अकेले नोबल गैस को compete नहीं कर सकते थे, लेकिन अब मिलके कर सकते हैं। दो लोग हैं, वो उनको किसी को हराना है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी जो है चले मुकाबले में चले गए, वहां पर रस्सी पकड़ के खींचनी है। एक ताकतवर इंसान है, यह आपकी रस्सी है, यहाँ इस पॉइंट पे आप खींच रहे हैं, इस पॉइंट पे वो दूसरा ताकतवर इंसान है वो खींच रहा है। अब आप उससे हार रहे हैं, तो क्या करेंगे, किसी और दूसरे इंसान को शामिल करेंगे। अब आपकी जो पावर है वो ग्रेटर होनी चाहिए पिछले वाले इंसान से। पहले इक्वल टू नहीं थी, पहले क्या सिस्टम था, पहले सिनेरियो ये था कि वो ज्यादा ताकतवर था। अगर इक्वल टू कर लिया तब भी ठीक है, टाई हो जाएगा, लेकिन आपकी पावर उससे ज्यादा होनी चाहिए तो आप जीत जाएंगे। लेकिन अभी एटम को जीतना तो है नहीं, एटम को इक्वल पावर चाहिए। तो इक्वल टू दिस, अगर हमारे नोबल गैसेस की तरह अगर बकिया एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसी तरीके से जैसे आपका नोबल गैस है, वो आपके नोबल गैसेस के एटम्स हैं, तो आपके मॉलिक्यूल भी स्टेबल होंगे। ये आपका सिंपल सा मॉलिक्यूल क्यों बनता है उसका रीजन है। ये सारे रीजंस जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपके किताब में क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, आपको रीजंस देने होते हैं। बहरहाल अब आ जाएं जो आपका रूल्स फॉर केमिकल बॉन्ड है। रूल्स क्या हैं, मैंने दो रूल्स बता दिया, ऑक्टेट और डुप्लेट। डुप्लेट रूल क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम फॉर कंप्लीटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल कौन सा, के शेल। तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट हो जाएं इस टेंडेंसी को आप कहते हैं डुप्लेट रूल। और ऑक्टेट रूल क्या है, जहाँ 2 लिखा है वहां पर आप उसको हटा के 8 कर दें। द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम फॉर कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ये आपके दो रूल्स हैं,
इसकी बेसिस पे आपका कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनाता है। तो मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो इसकी बेसिस पे बन रहा है। बहरहाल आपके रूल्स भी मैंने बता दिए, रूल्स ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। डुप्लेट के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ये वैलिड है, ये आपके एलिजिबल है। बाकी आप सारे के सारे ऑक्टेट रूल के लिए एलिजिबल हैं, ऑक्टेट रूल पे लाई करते हैं। ये आपका हो गया। आपके बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं अनबाउंडेड एटम। अनबाउंडेड एटम कौन से होते हैं? अनबाउंडेड एटम होते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के मैं बाद में और तारीफ के पुल बांध दूंगा कि कैसे होते हैं। लेकिन नोबल गैसेस क्या है? नोबल गैसेस वो एटम है जिनका आउटर मोस्ट शेल इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आती है तो ऐसे गैसेस को हम कहते हैं नोबल गैसेस। यहां तक पहले बताएं किसी भी कंफ्यूजन? अब अनबाउंडेड एटम्स मैंने बता दी नोबल गैसेस को कहते हैं। नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्टेबल हैं। स्टेबल क्यों हैं? उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना मकसद है। इनर शेल भी वैसे कंप्लीट होता है लेकिन वो खाली हो जाए तो इनर शेल अगर खाली तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नोबल गैस हर सूरत में स्टेबल कंप्लीट होती हैं। हर पोजीशन उनके फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड। फॉर इलेक्ट्रॉन्स पोजीशंस क्या हैं? एस पी डी और एफ ऑर्बिटल। तो एस पी डी एफ इनका कंप्लीट होता है। हमें मकसद है एस और पी ऑर्बिटल कंप्लीट करना, और एस और पी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके चाहिए किसी भी शेल के अंदर। अब नोबल गैसेस के ऊपर बात करें, नोबल गैसेस आपकी कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। 6 ही हैं, 7 नहीं है। 7 पीरियड है, 7वीं ऑल्दो लिखी है लेकिन वो अननोन है। और एक तरह से वो आपके अभी तक खुद से बनाई, अननोन भी है, खुद से भी बनाई हुई है। बहुत ज्यादातर आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं 7th पीरियड में जो कि आर्टिफिशियल बनाए हुए और अननोन भी है। तो बहरहाल आपके पास हम जो कंसीडर कर रहे हैं नोबल गैसेस वो लास्ट रेडॉन तक करते हैं। तो आपके ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने बताए वो आपके नोबल गैसेस हैं। और किताब के अंदर आपके पास रेडॉन तो खैर नहीं, आपके जिनॉन तक होगा, जिनॉन तक है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी एटम्स हैं नोबल गैसेस के, अब उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल का, उसमें नोबल गैसेस वगैरह सारी पढ़ी थी। तो नोबल गैसेस जितनी भी है मैंने नाम बता दिए। अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं किताब के लिहाज से क्योंकि चल रहा हूँ, ये नोट्स आप देख रहे हैं उसके सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि आपके जितने भी एलिमेंट नोबल गैसेस के हैं उन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब जो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनर्ट गैसेस फॉर एग्जांपल अगर मुझे कमरे के अंदर ये एटमॉस्फेयर इनर्ट एटमॉस्फेयर करना है तो मुझे इस कमरे के अंदर सारी एयर और दीगर गैसेस निकाल के इनर्ट गैस भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल में हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो लेट सपोज मेरा बैटरी के ऊपर टॉपिक है तो उसमें हमें जो एनवायरनमेंट देना है उसमें वाटर या ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। हम क्या करते हैं उस पूरे जगह को जहाँ पर हमें अपना काम करना है, वर्किंग स्पेस है, उसको हम पहले निकालते हैं सारी गैस, वैक्यूम वहां पर क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर हम इनर्ट गैस भर देते हैं, जैसे कि आर्गन भर दी। नियॉन नहीं भरते, नियॉन फिर आपके दीगर चीजों में यूज होती है, आर्गन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके जो अर्थ है उसके अंदर मोर देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन का अगर हम वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज निकालें दैट इज अराउंड 79%। 79%, और अगर हम बाय मास बात करें तो 77% है। ऑक्सीजन ऑल दो हमारे पास 21% है लेकिन 79% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एट दिस रूम टेम्परेचर बिहेव एज अ इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब आप उसे इनहेल भी कर लें कोई मसला नहीं है, लेकिन वही नाइट्रोजन अगर हाई टेम्परेचर पे होगी और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगी, वो पॉइजनस भी है और आपको मार भी सकती है। वही नाइट्रोजन जब अमोनिया बनाती है पॉइजनस हो जाती है। उसे आप ज्यादा इनहेल करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, मर भी सकते हैं। तो आपके पास ये गैसेस कहलाती है इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करते, किसी भी सब्सटेंस किसी भी एलिमेंट के साथ ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आपकी ये होती हैं सारी की सारी। और नेक्स्ट आपका है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वही मैंने बता दिया कि NH2 NP6 चाहिए हमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी आउटर मोस्ट शेल में यही होनी चाहिए। और जब ये कन्फिग्रेशन आ जाती है, अब इन बेचारों को क्या जरूरत पड़ी है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की? आपका अपना घर है, आपको क्यों चुल मची है किराए पे जाके रहने की? अपना घर है, वहां पे रहें, चाहे जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, अच्छा इलाका है बुरा इलाका है, आपका अपना घर है। अब अगर आपको इलाका चेंज करना है
आपको गैस, अगर आप नियॉन है और आपको आर्गन बनने का दिल चाह रहा है, तो फिर तो आप डिफरेंट पाथ पे जाएंगे ना, फिर थोड़ी आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, फिर तो आप आर्टिफिशियली जा रहे हैं। तो अगर कोई अपना घर छोड़ के किसी और घर में किराए पे जा रहा है तो आप पागल हैं कि आपको क्यों, जब अपनी जगह है आप क्यों अपने सर पे बोझ डाल के किराए पे जा रहे हैं। अब वो आपकी मर्जी है, ये अलग बहस है, एग्जाम्पल हमने समझनी है। अब इलाका अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छे नहीं है, ख्याल नहीं रखते और गाली गलौज करते हैं, और भी कोई रीजन है, वो इन गैसेस बेचारों के साथ वो ऐसा कुछ नहीं है। ये गैसेस सुकून से रहती हैं, तो इन गैसेस को जरूरत भी नहीं अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने की। मसला तो हम जैसे इंसानों के साथ है, हमें हमें हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं लगते। हालांकि इस्लाम के अंदर पड़ोसियों को ज्यादा अहमियत दी गई है एज कम्पेयर टू योर दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार इवन अगर आपके बहन भाई भी हैं और वो दूर रहते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा आपको केयर करने का नहीं कहा, आपके पड़ोसियों को कहा है, क्योंकि कल को अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, आप बीमार हो गए, रात के 2-3 बजे आपको अगर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और आपके घर में से किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती, तो आप पड़ोसियों को ही जगाएंगे ना कि बीमारी हो गई है साथ दे दें, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को अपने दूर के रिश्तेदार को बुलाएं जो मुल्क से बाहर रहता है, वो इंसान जब तक दूसरे मुल्क से वापस आएगा तब तक तो हो सकता है आप अल्लाह को प्यारे हो चुके हो। तो इसलिए ज्यादा हकूक आपके पड़ोसियों के हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, पॉइंट समझ आ जाना चाहिए कि आपका यहाँ पर जो भी गैसेस हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है। नोबल गैसेस के बारे में सारे कसीदे पढ़ लिए हमने, सारी चीजें डिटेल में समझ ली, ये नोबल गैसेस होती है, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है इस चैप्टर का, कुछ अभी हम डेप्थ में नहीं है। लेकिन ये सारा इंट्रोडक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में तो आएगा ही इसमें से, वैसे भी क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो नोबल गैसेस आपको सारी पता है, ये आपकी डायग्राम भी बनी हुई है। आपके पास सिवाय हीलियम के बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, हीलियम के पास 2 हैं। नोबल गैसेस हो गई। अब नोबल गैसेस में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास बेसिक केमिस्ट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो वैलेंस शेल में मौजूद हो। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? वैलेंस शेल हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को। आपका कोई भी सब्सटेंस ले लें, मैं किताब की एग्जांपल ले रहा हूँ, बेरिलियम। बेरिलियम दी हुई है, वरना कोई भी ले सकते हैं। बेरिलियम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बेरिलियम के पास 4, आपको शायद बोरॉन दिया होगा, बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन, बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 है। एटॉमिक मास कितना है इसका? जो एटॉमिक मास है वो 11 है। 11 - 5 6 न्यूट्रॉन्स है। ये आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ज़ाहिर है प्रोटॉन 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के शेल में आ गए, और 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसके एल शेल में बना लिए। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के शेल का मतलब 1s2, एल शेल का मतलब 2s2 और 2p1। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, ये सारा आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा हुआ है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पीछे सिखा चुका हूँ। यहाँ पर जो बोरॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में, अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीख रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं देगा, ये बहुत कीमती चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अम्मी अब्बू ने आपको कोई चीज दिलाई है, वो आपको अगर दिलाई है तो आप अपने बहन भाइयों को भी नहीं देंगे, तो उसको देना दूर की बात है। तो उसी तरीके से ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसके लिए बहुत कीमती हैं। अगर ये किसी को देगा ये एटम, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। यानी कि आपका अपना घर है, आप वहां पर सुकून से रहते हैं, और कोई आपसे खरीदने के लिए आ जाए, तो आपके पेरेंट्स के नाम पे अगर है, तो आपके पेरेंट्स उससे उस कीमत पे नहीं बेचेंगे जिस कीमत पे वो अभी वैल्यूएटेड है, वो उससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा तक भी मांगेंगे, तो जो जिसको लेना है वो लेगा। तो इसको देने की जरूरत नहीं है अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो ये मना नहीं करेगा, लेकिन बंदा बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। इतनी एनर्जी लेगा कि अपने ये बकिया इलेक्ट्रॉन्स भी किसी के लेके अपने पास रख सकता है। वो बात एक एडवांस लेवल पे जाती है, उस पर नहीं कर रहे। बहरहाल टॉपिक पे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल। आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। और अगर वो इनकम्प्लीट नहीं है तो सिंपल आउटर मोस्ट शेल है। यही अगर मैं आपका एटम बनाऊं नियॉन का, तो नियॉन के पास के शेल में 2 हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड वैलेंस शेल। ये हमने कंफ्यूजन क्लियर की हुई है।
दिस इज नॉट कॉल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब खाली जगह, शेल का मतलब जिसमें खाली जगह हो। दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल बट इनकम्प्लीट या बैलेंस आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल को हम शॉर्टली कहते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिवाय ग्रुप 8A के सबके पास होते हैं। 8A ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन्स उनको कहते हैं। तो अब आपकी डेफिनेशन पे आ रहे हैं, जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के, उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स किन के लिए? नोबल गैसेस के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सारों के लिए। आउटर इलेक्ट्रॉन्स ये भी सबके लिए। जैसे कि आउटर मोस्ट शेल सबके पास होता है, उसी तरीके से आउटर इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं, सिवाय नोबल गैसेस के सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल समझा दी। आपका जो यहाँ पर बोरॉन है, मैंने इससे पहले बेरिलियम कहा था, बेरिलियम के पास सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स क्योंकि आपने पिछले चैप्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है तो आपको पता है कौन कौन से एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, वहां पर डिटेल में हमने सारा सीखा था। वहां जो स्पेशल इंफॉर्मेशन हम कर रहे थे उधर हम लिख रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एटम के इतने हैं। तो ये सारी बातें क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मुझे लग रहा हो कि इतना इंपॉर्टेंट हो दोबारा पढ़ाऊं। बेसिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है। बहरहाल, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किरदार अदा करते हैं, ये क्या काम करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्रुप्स आपके हैं वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बने हुए। ग्रुप 3A का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है। ग्रुप 6A का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। जो ग्रुप नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम बात कर रहे हैं 7A की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास 7 है। हर ग्रुप में अलग केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उस लिहाज से वेरी होती हैं। आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो सारे के सारे आपने कहा अल्कली मेटल्स हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 आ गए तो कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। सारे के सारे 7A आ गए, यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है ज्यादातर नॉन मेटल्स और ज्यादातर गैसेस हैं। ज्यादातर तो नहीं, कुछ गैसेस हैं, लिक्विड भी हैं कुछ, लेकिन सारे ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। तो ये आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। और जाहिर है आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एट द एंड ये डिटरमाइन करेंगे कि किसने किस लिहाज से केमिकल बॉन्डिंग बनानी है, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा। जिसके बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये सारा आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पूरे चैप्टर का, जो कि आगे आपने पढ़ना है उसको हमने काफी हद तक कंसाइज किया है। और आपके नोट्स या किताब का ये शुरू का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। यहाँ पर आपका जितना भी काम करवाया है वो अब बेसिक हो गया। जितनी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सारी आपने कंज्यूम कर ली है। इसके बाद आपके अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड वो हमने पढ़ने। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?